दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि सुबह सुबह ज़बरदस्त आंधी आई थी। लेकिन जेल कैदियों को जरा अजीब सा लगा जब 4 बजे वार्डन चरत सिंह ने उनसे कहा कि वे अपने अपने कोठरियों में चले जाएं। उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया। उनके मुंह से केवल ये निकला कि ऊपर से आदेश है। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है कि जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। जेल कैदियों ने बरकत से मनोहार की कि फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज़ उन्हें लाकर दे दे ताकि वे भी अपने पोते पोतियों को ये बता सकें कि कभी वे भी भारत माँ की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। बरकत भगत सिंह के कमरे में गया और वहाँ से उनका पेन और कंघा ले आया। अब सारे कैदियों में उस पर अधिकार जताने की होड़ सी लग गई। आखिर में इसके लिए ड्रॉ निकाला गया। अब सब कैदी चुप हो गए थे। उनकी निगाहें उनकी कोठरी के सामने से होकर जाने वाले रास्ते पर लगी हुई थी जिससे भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए गुजरने वाले थे। एक बार जब भगत सिंह उसी रास्ते से ले जाए जा रहे थे तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने ऊंची आवाज़ में उनसे पूछा कि आप और आपके साथियों ने लाहौर षड्यंत्र केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया। भगत सिंह का जवाब था, इनकलाबियों को मरना ही पड़ता है क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। वार्डन चरत सिंह भगत सिंह के खैरख्वाह थे और अपनी तरफ से जो कुछ बन पड़ता था उनके लिए करते थे। उनकी वजह से ही लाहौर के द्वारकादास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताबें निकालकर जेल के अंदर आ पाती थी। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि एक बार उन्होंने अपने स्कूल के साथी जयदेव गुप्ता को लिखा था कि वो उनके लिए कार्ल लिबनेक की मिलिटरिज्म, लेनिन की लेफ्ट विंग कम्युनिज्म और अपटन सिंक्लेयर का उपन्यास द स्पाई कुलबीर के जरिए भिजवा दें। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चुके थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में बस इतनी सी जगह थी कि उनका 5 फुट 10 इंच का शरीर बामुश्किल उसमें समा पाए। भगत सिंह को फांसी दिए जाने के 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे थे। मेहता ने बाद में लिखा कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेनिन लाएं या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दिया तो उन्हीं के सामने पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज़्यादा समय न बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा कि आप देश के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे। भगत सिंह ने किताब से मुंह हटाए बिना ही कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वो पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दें जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी पहुंचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वो उनके मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले लें जो उन्होंने उन्हें कुछ महीने पहले दिया था। मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले फांसी दी जा रही है। अगले दिन सुबह 6 बजे की बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे कि उनके मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे। भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मी बेबे से अनुरोध किया कि वो उनके लिए उनको फांसी दिए जाने से एक दिन पहले शाम को अपने घर से खाना लाएं, लेकिन बेबे भगत सिंह की ये इच्छा पूरी नहीं कर पाए क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले फांसी देने का फैसला ले लिया गया था और बेबे को जेल के गेट के अंदर घुसने ही नहीं दिया गया। जब जेल अधिकारी भगत सिंह को फांसी की तैयारी के लिए बुलाने आया तब भी वो किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, 2 मिनट रुको, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है। उन्होंने किताब को हवा में उछाला और कहा, चलो। तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। उन्हें आखिरी स्नान करने को कहा गया और फिर काले कपड़े पहनाए गए। फिर उनका वजन लिया गया तो आश्चर्यजनक रूप से उनके वजन बढ़े हुए थे। जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाए, कैदियों ने दूर से आती कुछ पदचापें सुनी। उनके साथ भारी बूटों की जमीन पर पड़ने की आवाज़ें भी आ रही थी। साथ में एक गाने का भी दबा हुआ स्वर सुनाई दे रहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। तभी अचानक जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आज़ाद हो के नारे सुनाई देने लगे। फांसी का तख्ता काफ़ी पुराना था लेकिन फांसी देने वाला काफ़ी तंदुरुस्त था। फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को लाहौर के शाहदरा से बुलाया गया था। भगत सिंह तीनों के बीच में खड़े थे। वो अपनी माँ को दिया गया वो वचन पूरा करना चाहते थे
कि वो फांसी के तख्ते से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। भगत सिंह ने वचन पूरा करने के लिए इतनी जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उसकी आवाज़ लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडीदास सोंदी घर तक सुनाई दी, जो लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। उनकी आवाज़ सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारे लगाने लगे। तीनों क्रांतिकारियों गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया, उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा कि सबसे पहले कौन जाएगा। सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक कर रस्सी खींची और उनके पैर के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। काफ़ी देर तक उनके शव तख्तों से लटकते रहे। बाद में उन्हें नीचे उतारा गया और वहाँ मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। वहाँ मौजूद एक जेल अधिकारी पर इस फांसी का इतना असर पड़ा कि जब उससे कहा गया कि वो मृतकों की पहचान करे तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसे उसी जगह पर निलंबित कर दिया गया। बाद में एक जूनियर ऑफिसर ने ये काम को अंजाम दिया। उधर भगत सिंह की फांसी के बाद वार्डन चरत सिंह सुस्त कदमों से अपने कमरे में पहुंचे और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपने 30 साल के कैरियर में सैकड़ों फांसियाँ होते देखी थी, लेकिन किसी ने मौत को इतनी बहादुरी से गले नहीं लगाया जितना भगत सिंह और उनके 2 साथियों ने। फांसी के बाद उनके शव के साथ भी अपमान हुआ। जेल के बाहर खड़ी भीड़ से बचने के लिए जेल की पिछली दीवार को तोड़कर ट्रक को अंदर लाया गया और उस पर उनके शव को सामान की तरफ फेंक दिया गया। उनके पार्थिव शरीर को फिरोजपुर के पास सतलज नदी के किनारे लाया गया। तब तक रात के 10 बज चुके थे। तभी गांव के लोगों को इसके बारे में जानकारी हो गई। गांव वालों से बचने के लिए वे उनके शव को केरोसिन तेल से जलाकर वैसे ही छोड़कर भाग गए। सारी रात गांव के लोगों ने उन अजले शवों को चारों ओर से पहरा दिया। अगले दिन इन तीनों शहीदों के सम्मान में 3 मील लंबा शोक जुलूस लाहौर के नीला गुंबद से शुरू हुआ। पुरुषों ने विरोध के स्वरूप में अपनी बाहों पर काली पट्टियां बांध रखी थी और महिलाओं ने काली साड़ियां पहन रखी थी। लगभग सभी लोगों के हाथ में काले झंडे थे। लाहौर के मॉल से गुजरता हुआ जुलूस अनारकली बाजार के बीचों बीच जा रुका। यकायक पूरी भीड़ में उस समय सन्नाटा छा गया जब घोषणा किया गया कि भगत सिंह का परिवार तीनों शहीदों के बचे हुए अवशेषों के साथ फिरोजपुर से वहां पहुंच गए हैं। जैसे फूलों से ढके 3 ताबूतों में उनके शव वहां पहुंचे, भीड़ भावुक हो गई। लोग आंसू रोक नहीं पाए। उस समय किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि उनकी शहादत 16 साल बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का कारण साबित होगी। आपको क्या लगता है, क्या हमारे महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बचाया जा सकता था? गांधी जी पे यह आरोप क्यों आता है कि उन्होंने भगत सिंह को जानबूझकर नहीं बचाया? इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। और हाँ, भगत सिंह के बारे में और जानने के लिए प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट करें और किन किन क्रांतिकारियों के बारे में आप जानना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।